लोकतंत्र को कलंकित करने वाले भ्रष्टाचार, दल बदल और राजनीतिक गुंडागर्दी पर अपने हास्य व्यंग के जरिए प्रहार करने वाले काका हाथरसी के नगर हाथरस से आप सभी दर्शकों का जॉय बाइट रिपोर्टर में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यहाँ की फिजाओं में हास्य व्यंग के रंग बिखरे हुए हैं, तो यहाँ पर हींग की खुशबू चारों तरफ हवा में आपको सुगंधित करती हुई मिल जाएगी। रंग गुलाल यहाँ की पहचान है, तो बहुत सारी राजनीति जो अपने ककहरे के साथ यहाँ की कहानी को आगे की ओर बढ़ाती हुई। 1991 से भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस पर कब्जा करके रखा हुआ है। लगातार उसका वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार कड़ी और बड़ी चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जिसने वाल्मीकि बनाम वाल्मीकि की जंग को काफी तेज कर दिया है। ऐसे में करेंगे मुद्दों की पड़ताल, जानेंगे जनता के मन की बात और पूछेंगे ये सवाल, पसंदीदा नेता हाथरस का कौन है। अलीगढ़ का दायरा, ब्रज की माटी, बलदाऊ का तीर्थ, हींग की खुशबू, गुलाल का रंग, हाथरस एक, पहचान अनेक। और इन्हीं पहचानों में से एक रंग भरा है हास्य व्यंग के शूर सम्राट काका हाथरसी ने। बाल वर्ष तो जा रहा, हम पर खाओ तरस, सन 80 को कीजिए घोषित बूढ़ा वर्ष। कई काका कवि नए वर्ष में पुण्य कमाओ, सब बूढ़ों को मुफ्त कैबरे डाल के दाओ। हाथरस सीट पर चुनावी नब्ज की पड़ताल शुरू करने से पहले हम पहुंचे व्यंग महर्षि पद्मश्री काका हाथरसी के स्मारक स्थल पर। आए जब दल बदल कर नेता नंदूलाल, पत्रकार करने लगे ऊल जुलूल सवाल। ऊल जुलूल सवाल आपने की दल बदली, राजनीति क्या नहीं हो रही इससे गंदली। नेता बोले व्यर्थ समय मत नष्ट कीजिए, जो बयान हम दे ज्यों का त्यों छाप दीजिए। काका हाथरसी ने अपने ही अंदाज में इन लाइनों को गढ़ा, लोगों तक पहुंचाया। खासतौर से उनके हास्य व्यंग नेताओं को लेकर, समाज के ऊपर जिस तरह के दाग लगाने की कोशिश की जाती थी उसको लेकर, और बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर की गई। शायद यही कारण है कि जब भी आप हाथरस आएंगे तो काका हाथरसी के ये तमाम व्यंग यहाँ की फिजाओं में आपको घुले हुए पाएंगे। हाथरस की फिजा में घुली हुई सियासी हवा का रुख किस ओर है, ये जानने से पहले ये बता दें, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हाथरस की लोकसभा सीट पर इस बार के चुनावी मुकाबले में एक और बीजेपी के नए उम्मीदवार अनूप प्रधान वाल्मीकि हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जसवीर वाल्मीकि हैं। तो लड़ाई के तीसरे कोने पर बीएसपी के हेम बाबू धनगर डटे हुए हैं। इनके बीच चुनावी मुकाबले में कौन भारी पड़ रहा है, इसकी पड़ताल में हमारी टीम हाथरस की सड़कों पर निकल पड़ी। आम शहरियों के बीच शुरू हो गई हमारी पड़ताल। काम धंधा है नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, आदमी को यहाँ मजदूरी भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों के लिए कौन सी सरकार अच्छी है जो आप लोगों का ध्यान रखती है? हमारे लिए सपा सरकार बढ़िया है, जो हमारा ध्यान रखती है। आप बताइए। हाँ, सही कह रहे हैं। सपा सरकार, बीजेपी। मुफ्त में जो राशन है वो मिलता है? मिलता है। आपको मिलता है? हाँ, राशन। आप लोगों में से किसी लोगों का घर मिला है? पक्का घर, जो घर नहीं मिला है। सिलेंडर नहीं मिला। गैस का चूल्हा मिला है? नहीं मिला है। हाथरस में मतदाताओं के बीच मुद्दों की पड़ताल और सियासी दलों के चुनावी हाल का अंदाजा लगाने के लिए हमारी टीम कुछ ऐसे मतदाताओं से मिली जिनके मुद्दे अलग, चाहत अलग, सियासत अलग नजर आई। हमारा विश्वास मोदी की तरफ है। केवल मोदी की तरफ ही विश्वास है। जी। आप बताइए किसका पलड़ा भारी है? मोदी जी का। क्यों? मोदी जी अच्छे हैं। सब मोदी के नाम पे वोट देना चाहते हैं। डेवलपमेंट हुआ है आपके इलाके में? हाँ, हुआ है। राम मंदिर मुद्दा होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ पर बीजेपी का जोर चल रहा है। बीजेपी ने काम किया है। राम मंदिर है। हाँ। और धारा 370 है। बीजेपी जीतेगी, स्पष्ट है। इतना बढ़िया काम चल रहा है, इतना बढ़िया मंदिर बनवाया है अयोध्या में। शासन प्रशासन इतना बढ़िया चल रहा है, कहना में तो फिर क्यों ना बीजेपी को वोट मिलेगा। बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है। अपने महिला सुरक्षित है उनके राज में। हाथरस के बाजार में मतदाताओं के बीच चुनावी रायशुमारी करते हुए हम आगे बढ़े ही थे कि स्कूली बच्चों की कतार सड़क पर नजर आ गई। हाथों में मतदान में शामिल होने की अपील वाले प्ले कार्ड्स लिए बच्चे जागरूकता मार्च निकाल रहे हैं।
आप बताइए मैम, क्या है उद्देश्य इसका? मैम उद्देश्य यही है, सीधा सा उद्देश्य। अगर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, देश जागरूक नहीं हो सकता। और देश को बनाने के लिए हमें जागना होगा। हम जागेंगे तब दुनिया को जगाएंगे। पूरे हाथरस के लोग सभी वोट दें और ये मतलब कि वो नहीं करें, लेजी नहीं हो। वोट देने के लिए सभी को वोट देना है। देखिए, योर वॉइस योर वोट, और यहाँ पर अलग अलग किस तरह के स्लोगन्स के साथ होता जागरूक मतदान हम सबकी है ये पूरी जिम्मेदारी, सही प्रतिनिधि चुनने में हो सबकी वोटों की भागीदारी। बच्चों की जागरूकता रैली को सड़क किनारे खड़े होकर देख रहे कुछ लोग नजर आए। इन मतदाताओं का मूड क्या कहता है, सुनिए। महंगाई इतनी है, महंगाई के हिसाब से मजदूर को क्या मिलता है? जो पेंशन हक की बात करेगा, हम उसे इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस और सपा गठबंधन को कर रहे हैं और यूपी में 40 सीट जीत के आएगी। हाथरस शहर में यूं तो ज्यादातर मतदाता मोदी के नाम और डबल इंजन के काम पर वोट देने को तैयार दिखते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। वैसे हाथरस का हाथ किसके साथ रहा है, इसकी बानगी ये है कि 1991 में चली राम नाम की लहर में एक बार ये सीट बीजेपी के हत्थे चढ़ी तो 1991, 1996, 1998, 99, 2004 में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। 2009 में यहां आरएलडी भी तब जीती जब बीजेपी के साथ थी, और 2014 और 2019 में इस सीट पर कमल फिर से खिलता रहा। 2014 में राजेश दिवाकर, 2019 में राजवीर सिंह दिलेर, और इस बार टिकट दिया गया है अनूप प्रधान वाल्मीकि को। अपने आप में 1991 से लगातार हाथरस की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ बन चुकी है। 2024 में दांव अनूप प्रधान वाल्मीकि पर लगाया गया है। 2009 में ये सीट भले ही एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर आरएलडी ने जीत यहां से हासिल की हो, लेकिन कुल मिलाकर हाथरस में कितनी मजबूत स्थिति में 2024 में है बीजेपी, आज पड़ताल अलग अलग हिस्सों में इसी बात की। हाथरस में बीजेपी के मौजूदा सांसद राजवीर दिलेर का पिछले ही महीने असामयिक निधन हो चुका है। हालांकि उसके पहले ही बीजेपी ने अनूप प्रधान वाल्मीकि को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अनूप को जीत का क्यों भरोसा है, हमने उनसे सवाल दागा। कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर एक बार फिर से आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको वोट करे? हाथरस क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम करेगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर जगह बड़ा बड़ा चेहरा लगाकर रखा हुआ है, तो 1991 से जो काम यहाँ पर बीजेपी ने किए हैं वो गिनाया जा रहा है या मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, निश्चित ही हमारे केंद्र की सरकार ने बहुत सारे जो महत्वपूर्ण हमारी सरकार की योजनाएं उनका लाभ नीचे जनता जनार्दन तक पहुंचा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ अमूलचूल परिवर्तन 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। 2014 में हमने 73 सीटें जीती। 3 जो है मुख्य विपक्षी दल हैं, बीएसपी, एसपी और आरएलडी, उसके बावजूद भी 64 सीट भारतीय जनता पार्टी ने। निकाय चुनाव में हम एक तरफा 17 सीटें जीतने का काम किया। 22 में सरकार बनाई प्रचंड बहुमत के साथ, और अब तो मैं समझता हूँ कि आरएलडी का भी हमारे साथ है। तो निश्चित हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जो है हमारे एमपी जीतने का काम। बीजेपी प्रत्याशी का ये भरोसा इसलिए भी है क्योंकि 1990 के बाद हाथरस में कभी भी एनडीए हारा नहीं। और विधानसभा की ताकत भी देखें तो हाथरस लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 5 विधानसभा छर्रा, इगलास, हाथरस, सादाबाद और सिकंदरा राऊ में सिर्फ सादाबाद सीट पर आरएलडी का विधायक है। बाकी चारों सीटें बीजेपी के पास हैं। हालांकि हाथरस सीट पर 3 दशकों से लगातार विजय पताका फहरा रही बीजेपी के सामने इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की साझा ताकत मुकाबला कर रही है, और उम्मीदवार बनाया गया है जसवीर वाल्मीकि को। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जसवीर वाल्मीकि अपना पूरा दम दिखा रहे हैं। यही कारण है कि गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं उन सभी के चेहरे आपको उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स में मिल जाएंगे, लेकिन उनके सामने चुनौती कहीं ज्यादा कड़ी और बड़ी है। 2019 के चुनावी रिजल्ट को देखें तो यहां पर 6,84,000 वोट प्राप्त किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी को मिले थे 4,24,000 के आसपास। 2014 की बात करें तो बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन उसको 2.25 लाख वोट मिले थे, जबकि 5.5 लाख मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर रही थी। 2014 और 2019 के आंकड़े बताते हैं कि बीएसपी के पास इलाके में करीब 2-2.5 लाख वोट है, समाजवादी पार्टी के पास करीब 1.25 लाख वोट, कांग्रेस के पास 20 से 25 हजार वोट,
ऐसे में जसवीर वाल्मीकि को वोटर्स से क्या उम्मीद है, क्या है उनकी रणनीति, सुनिए। अब बीजेपी का गढ़ है, कैसे हराएंगे आप? पानी की सबसे बड़ी समस्या, बिजली की समस्या और सबसे समस्या है रास्तों की। सड़क बिल्कुल बदहाल है और जनता चाहती है कि इस बार बदलाव, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है वो जन विरोधी है। बेरोजगारी है, युवा बड़ा परेशान है, हमारे देश का परिवर्तन चाहता है। सबसे बड़ा बात है ना कोई मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे खस्ता हालत है। हाथरस में जो बेटी के साथ जिस तरह का मामला सामने आया था, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ कर नहीं पाई। इस बार ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है जिसके बाद आपको उम्मीद है कि आपकी जीत यहां से सुनिश्चित है? देखिए, जो हाथरस कांड जो बेटी के साथ हुआ था वो सरकार की नाकामी थी। किसी भी एक विशेष जाति को नहीं आप टारगेट कर सकते। इस बार जनता मन बना चुकी है, पब्लिक की चाहत है, गठबंधन को मजबूत है। ये राम लखन की जोड़ी है, इस बार युद्ध जीतेंगे। राम लखन की जोड़ी बोले तो राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी के भरोसे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हाथरस जीतने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीट का मिजाज बताता है 2019 में जब एसपी बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, तब भी बीजेपी के राजवीर दिलेर को 6,84,000 से ज्यादा यानी कि तकरीबन 59.49% वोट मिले थे और एसपी बीएसपी के साझा उम्मीदवार रामजी लाल सुमन को मात्र 4,24,000 यानी 36.87% वोट ही मिल पाए थे। इस तरह हाथी पर सवार होकर भी समाजवादी पार्टी जीत के शिखर तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बार तो मायावती ने हाथरस में अपना दम दिखाने के लिए अलग उम्मीदवार उतार दिया है। हाथरस में नाम बदलने की राजनीति भी खूब परवान चढ़ी। 1997 में जब इस शहर को मायावती के राज में जिले का दर्जा मिला, तब इसका नाम रखा गया महामाया नगर। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, नाम बदलकर हाथरस रख दिया गया। फिर मायावती की सरकार जब आई सत्ता में, नाम महामाया नगर। 2004 में मुलायम सिंह यादव ने नाम बदलकर हाथरस रख दिया। 2007 में बहन जी की सरकार फिर सत्ता में आई, नाम बदलकर महामाया नगर कर दिया गया। उसके बाद 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, फिर नाम बदलकर हाथरस रख दिया गया। 2012 से लेकर अभी 2024 तक तो फिलहाल हाथरस के नाम से ही ये पूरा हिस्सा जाना और पहचाना जाता है। संयोग है कि 3 मई के ही दिन 1997 में अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले के हिस्सों को मिलाकर हाथरस जिले का गठन किया गया था और आज इस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान के तहत जो पहचान मिली है वो यहाँ की हींग के बदौलत है। प्रचंड धूप है, 40 डिग्री से ज्यादा का तापमान है और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं हींग ही हींग आपको दिखाई दे रही है, जिसकी एक छोटी सी चुटकी आपकी सब्जी में अगर पड़े या दाल में तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर नेताओं का स्वाद आखिर किस तरह से बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हाथरस में हींग के कारोबारी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से उत्साहित हैं। कारोबार के हित में घटाए गए इंपोर्ट ड्यूटी की तारीफ भी करते हैं। ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान से ये रॉ फॉर्म में आता है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है। वहाँ के बाद ये जब इंपोर्ट करते हैं हम लोग तो इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के बाद उसको ग्रेडिंग करते हैं गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, एगमार के रूल के हिसाब से, और जो ये लिक्विड फॉर्म में होता है इसको सुखाते हैं तो इसमें मट्टी, कचरा, लकड़ी सब होता है, इसमें गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मैं मतलब एक तरह से अपनी अपेक्षा कर रहा हूँ कि वो मार्केटिंग के लिए कुछ ज्यादा फैसिलिटी मुहैया कराएं। हींग की खुशबू के लिए देश दुनिया में मशहूर हो रहे इसी हाथरस का नाम 4 साल पहले बुरे कारणों से देश भर में चर्चित हुआ था। हाथरस की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की घटना के 4 साल के बाद अब उस गांव का, समाज का और परिवार का क्या हाल है, इसकी पड़ताल में हमारी टीम गांव की ओर बढ़ चली। हाथरस शहर से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलने पर भूलगढ़ी गांव आता है। गांव में उस परिवार के घर पहुंचने के लिए गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। सामने दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर डोर है, हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। ये सुरक्षा उस पीड़ित परिवार को दी गई है जिसकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी। सरकार की ओर से जो वादा किया गया था, क्या वो पूरा हुआ है?
नहीं, सरकार ने अभी कोई वायदा पूरा नहीं किया है। जो नौकरी का और मकान का बोला था तो अभी नहीं कहा कहते। इस पीड़ित परिवार से बातें करने पर इनकी टीस उभर आती है। सरकार के अधूरे वायदे, सियासत की चाल, समाज का डर, परिवार की मजबूरी, सब कुछ आंखों में आंसू बनकर लुढ़कने लगते हैं। कैसे जिंदगी चाहती हैं आप लोग? सब लोग जैसे जी रहे हैं जिंदगी ऐसी ही चाहते हैं ना। हम भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई यहाँ से निकाल के ले जाएं। यहाँ तो वो सब नहीं मिल पाएगा ना। किस बात का डर रहता है? यहाँ तो नहीं भेज सकते। यहाँ तो उन्हीं का डर रहता है, उन्हीं भेड़ियों का डर रहता है कि जिस तरीका से घर की बेटी को खा गए हैं ये है, तो कहीं हम और 3 बेटियां हैं, इन पे कोई आँच न आए। तो आप अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजती नहीं, हैं? पढ़ाई के लिए नहीं भेजती हैं? डर लगता है? कितनी उम्र? बच्चियां तो बहुत छोटी हैं अभी। नहीं, मैं नहीं भेजती बाहर। हम लोग, हमारे पूरे परिवार की सहमति है, हम बाहर नहीं जाने देते। तो कैसे पढ़ेंगे फिर वो? हम यहाँ से निकाल के ले जाएंगे तभी पढ़ाएंगे। दहशत की दीवारों के बीच कैद ये परिवार आज भी इतना सहमा हुआ है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता। घर की छोटी बच्ची मेरा हाथ पकड़कर छोड़ने आंगन तक आती है, लेकिन देहरी पर आकर ठिठक जाती है। इस घर से बाहर निकलते ही हम गांव के कुछ और मतदाताओं से बातचीत करने लगे कि हाथरस में हुए उस विभत्स कांड के बाद मतदाता क्या सोचते हैं। लेकिन माहौल ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है बीजेपी ने। जिस तरीके से माहौल पे बोला जाए, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या बेरोजगारी हो, और सबसे बड़ा तो मुद्दा बना दिया बीजेपी की सरकार ने बुलगड़ी को। तो वो सरकार का आदेश था कि कैसे भी बाबा को बदनाम किया जाए, बाबा को हटाया जाए। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। उससे बड़ी समस्या यहाँ पर कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है। गांव के लोग खुलकर किसी दल के समर्थन में बात करने से परहेज करते हैं, लेकिन शहर से लेकर गांव तक लोगों से बातचीत के बाद विकास, राम मंदिर और सुरक्षा ये बड़े मसले दिखाई देते हैं। प्रचंड धूप के बीच चल रही ठंडी हवाएं हमें थोड़ी शीतलता का एहसास करा रही हैं। खेतों के बीच में बनी सड़क से होकर हम अब दूसरे हिस्से का रुख कर रहे हैं। यहाँ के अपने मुद्दे, नेताओं के अपने दावे और वायदे हैं। अब जनता किस पर करती है विश्वास, इसके लिए करना होगा 7 मई का इंतजार, जब तीसरे चरण में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक।